अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। मीना का शुमार सफ़े अव्वल की अदाकारों में होता था। इसके नाम से बनने वाली हर फिल्म तकसीमकार फौरन ही खरीद लिया करते थे। यही वजह थी कि अक्सर फिल्म साज इसे अपनी फिल्म की कास्ट में शामिल करने के लिए कोशा रहा करते, और फिर जब इसने एक मकबूल अदाकार से शादी कर ली तो इसकी शोहरत में मजीद इजाफा हो गया। वो और इसका शौहर फिल्मी दुनिया पर छा से गए। इनका नाम ही फिल्म की कामयाबी की जमानत समझा जाने लगा। लेकिन मीना को अपना वो दौर आज भी याद था जब इसे महज तन ढांपने और पेट की आग सर्द करने के लिए तकरीबन तमाम रात तबलों की थाप और घुंघरों की पुरशोर आवाज पर अपने जिस्म को इस तरह थरकाना पड़ता था कि ज्यादा से ज्यादा तमाशबीन जमा हो सकें। इसको अपने इस पेशे से नफरत थी, खुद इसको ही नहीं बल्कि इसके साथ काम करने वाली दूसरी लड़की शमसा को भी ये सब कुछ कतई नापसंद था। लेकिन वो दोनों मजबूर थी। उन्होंने आंख ही इस माहौल में खोली थी जहां दिन सोता था और रात जागती थी। जब वो कभी किसी से अपनी इस उलझन का जिक्र करती तो वो इन्हें पुरतहकीर निगाहों से घूरने लगता। वो दोनों अक्सर सोचा करती थी कि क्या यहाँ पर आने वाले अपने ज़मीर के साथ आंखों और कानों को भी समाजी अक़दार के सुपुर्द कर देते हैं। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि कभी जीते जी जिंदगी के इस नासूर से खुद को बचा सकेंगी। इस एहसास बेबसी ने कई दफा इन्हें अपनी जिंदगी खत्म करने पर भी तैयार कर दिया था। लेकिन हर दफा जिंदगी से मोहब्बत इनके दरमियान आती रही और इन दोनों के एहसासात कुछ ऐसे जैसे ही थे, और ऐसा होना कुछ अजीब भी नहीं क्योंकि दोनों का बचपन साथ ही गुजरा था और अब जवानी के इन डगमगाते हुए अय्याम में वो दोनों साथ ही साथ जिंदगी का सफर पूरा कर रही थी। इनकी ये मोहब्बत किसी फक्ती जज्बे या मजबूरियों के बायस नहीं थी, बल्कि दोनों ही के लिए एक दूसरे की कुर्बत बायसे तस्कीन थी। वो एक दूसरे को अपने लिए जरूरी ख्याल करती थी और यही वजह थी कि इसने तन तनहा फिल्म इंडस्ट्री का रुख ना किया। एक रात जब एक अधेड़ उम्र के शायर किस्म के आदमी ने शमसा को फिल्म में काम करने की पेशकश की तो दम भर के लिए तो वो हैरान रह गई। फिर इसने सोचा कि शायद शिकारी ने कोई नया जाल तैयार किया है, लेकिन जब इसने महसूस किया कि वो संजीदा है तो वो सहम कर अपने नाम नेहाद भाइयों की तरफ देखने लगी। न जाने क्यों इस रात इनकी आंखों की दृष्टि में मोहब्बत की अथाह गहराइयां करवटें ले रही थीं। इनको इनकी तरफ मुतवज्जा देखकर इस आदमी ने एक मायने खेज मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर तुम तैयार हो तो इन्हें कोई एतराज ना होगा। और तब ही इसने सहमी हुई आवाज में जवाब दिया, लेकिन मेरे साथ मीना भी जाएगी। क्यों? इस शायर किस्म के आदमी ने शमसा के भाइयों की तरफ देखते हुए पूछा। वो चंद लम्हे एक दूसरे के साथ सरगोशियों में उलझते रहे। फिर इनमें से एक अपने चेहरे पर मकरूसी मुस्कुराहट बखेरता हुआ बोला, हमें एतराज नहीं, लेकिन आप समझते ही हैं। हाँ ठीक है, वो इनकी बात काटते हुए बोला, मैं इसके लिए तैयार हूं। फिर शमसा को पता नहीं चला कि इन तीनों के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, और फिर मीना और शमसा रातों रात इस बदनाम गली से निकलकर एक बाइज्जत पेशे की तरफ आ गईं। अब वो आर्टिस्ट कहलाती थीं। जल्द ही वो मुल्की सकाफत की निशानी समझी जाने लगी और अब इनके नाम के शुरू में आंसा का भी इजाफा हो गया था। शमसा की निस्बत मीना में नए हालात से समझौता करने की सलाहियत कुछ ज्यादा ही थी। इसने बहुत जल्द कारकर्दगी के मैदान में शमसा को बहुत पीछे छोड़ दिया। वो अब मारूफ अदाकाराओं में शुमार की जाने लगी थी। इसकी बेशुमार फिल्में स्क्रीन और सेट की जीनत थीं, लेकिन शमसा के लिए हर नया दिन नाकामी का सूरज लिए तलू होता था। इसकी फिल्में यके बाद दीगरे फ्लॉप होती चली गईं। इन नाकामियों ने इसे बहुत दिल बर्दाश्त कर दिया। अगर इसे मीना का सहारा ना हासिल होता तो वो कब की जिंदगी की मुसर्रतों से किनारा कशी कर चुकी होती। मीना की कोशिशों की बदौलत
कुछ अरसे के लिए इसकी गिरती हुई साख संभल गई, लेकिन जल्द ही ये बात साबित होने लगी कि ये बुझते हुए दिए की भड़कती लौ के सिवा कुछ नहीं है। नतीजतन शमसा दिल बर्दाश्ता होकर तकरीबन गोशा नशीन हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इन दोनों के दरमियान कोई इख्तलाफ पैदा हो गया हो। इनका पहले का सा प्यार बदस्तूर कायम था, बल्कि मीना की चाहत ने तो अब कुछ और भी शिद्दत इख्तियार कर ली थी। वो इससे बहलाए रखने की कोशिश किया करती, यहाँ तक कि इसने इसके सामने अपनी कामयाबियों का जिक्र करना भी छोड़ दिया था कि इन बातों से अपने दिल पर कोई बुरा असर कबूल करे। पहले की तरह अब भी वो हर बात में शमसा से मशवरा लेना जरूरी ख्याल करती थी। मीना को शादी का मशवरा देते वक्त शमसा ने अपने दिल में कुछ अजीब सी खुशगवार धड़कनें महसूस की। साथ ही इसने सोचा कि इसे भी अब शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन फिर दूसरे ही लम्हे उदासियों और महरूमियों के महीब सायों ने इसे घेर लिया। मीना के लिए ये शादी नहायत खुशगवार साबित हुई थी और अब वो एक कामयाब जिंदगी गुजार रही थी, जिसमें इसकी कोशिशों से ज्यादा इसकी किस्मत का दखल था। शमसा बदस्तूर इसके साथ ही रहा करती थी। मीना ने कई दफा पूरे खलूस के साथ इसको शादी करने का मशवरा दिया, लेकिन शमसा जज्बाती तौर पर अब मर चुकी थी। इसने हमेशा इसके मशवरे को टाल दिया। मीना से शमसा की ये महरूमियां देखी ना जाती थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। इसने इसकी तरक्की के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर डाली, लेकिन तकदीर के साथ लड़ना तो इसके बस में ना था। इसका कोई भी लम्हा शमसा की सोच से खाली नहीं होता। अक्सर मीना को खोया खोया देखकर इसका शौहर इसे टोक भी दिया करता था। उधर कुछ दिनों से शमसा काफी सुस्त और परेशान दिखाई देने लगी थी। इसकी खुराक भी घटकर आधी रह गई थी और इसकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। मीना के लिए शमसा की ये हालत नहायत ही परेशानी का बायस थी। इसने फौरन ही मुल्क के बड़े बड़े डॉक्टरों से रुजू किया और फिर एक दिन इसे यह खबर सुनने को मिली कि शमसा को कैंसर हो गया है। अगर खुद मीना को यह मोहलक मरज हो जाता तो शायद वो इतना परेशान ना होती, लेकिन शमसा के बारे में यह खबर सुनकर दम भर के लिए इसे सख्ता सा हो गया। जिंदगी की कौन सी मुसर्रत थी जो इसने अपनी मुंह बोली बहन के लिए ना इकट्ठा कर दी हो, लेकिन महरूमियों के जख्म ने अंदर ही अंदर पक कर नासूर की शक्ल इख्तियार कर ली थी। इसने शमसा को तो नहीं बताया, लेकिन फौरन ही इसको हमरा ले जाकर डॉक्टर की हदायत के मुताबिक एक पुरफजा मकाम पर वाक़या अस्पताल में दाखिल करवा दिया। अपनी तमाम जेरे तकमील फिल्मों की शूटिंग मुलतवी करवा दी और बजाते खुद इसकी देखभाल में मसरूफ हो गई। शमसा की बीमारी ने तूल पकड़ा और इसका वजन रोज बरोज घटता चला गया। चेहरे की जर्दी में हल्की सी नीलाहट भी शामिल हो गई। चंद दिनों में ही वो सूख कर कांटा हो गई। इसने कई बार मीना को इस बात पर आमादा करने की कोशिश की कि वो इसे छोड़कर चली जाए, लेकिन मीना के लिए ये नामुमकिन था कि वो इसे ऐसी हालत में छोड़कर चली जाए। वो दोनों घंटों अपनी जिंदगी के उन बीते हुए दिनों पर गौर किया करती और अपनी मौजूदा जिंदगी का इनसे मुवाजना किया करती। मीना की इस कोशिशों के बावजूद वो खुद को संभालने में नाकामयाब हो चुकी थी। ताहम इसकी तीमारदारियों ने इसे बड़ी हद तक जिंदगी से करीब कर दिया था। अब कभी कभी इसके जर्दी माइल चेहरे पर कहीं कहीं शुफक जैसी सुर्खी झलक जाती थी। एक रोज इसने मीना से कहा, मीना प्यारी, अगर मेरी कोई सगी बहन होती तो शायद वो भी जिंदगी की इन मुसर्रतों को छोड़कर मेरा इतना ख्याल ना रखती। मैं तुम्हारी मुसर्रतों के आगे एक दीवार बन गई हूँ। काश के मैं तुम्हारे किसी काम आ सकती। शमसा दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप कर रोने लगी। ऐसे ना कहो। मीना बेकरार होकर इसके साथ चिमटते हुए बोली, तुम हमेशा ही मेरे काम आई हो। मेरी ये इज्जत शोहरत महज तुम्हारे दानिशमंदाना फैसलों की बदौलत है। अगर तुम उस रात मुझे भी अपने हमरा लाने के लिए जिद ना करती तो मैं जीते जी मर चुकी होती। तुमने अपने हमरा लाकर मुझे एक नई जिंदगी अता की है, इसलिए मेरी इस जिंदगी की हर खुशी तुम्हारे लिए है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया,
وہ خلاؤں میں گھورتی ہوئی پھٹی پھٹی سی آواز میں بولی، اس دنیا میں قطعی بے بس ہوں، لیکن مجھے یقین ہے ایک دن میں ضرور تمہارے احسانات کا بدلہ چکا سکوں گی۔ اس دنیا کی آزاد وسعتیں مجھے تمہارے کام آنے سے نہ روک سکیں گی۔ میری روح ہمیشہ تمہارے کام آنے کے لیے بے قرار رہے گی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مینا رو پڑی۔ تمہارے بعد اس دنیا میں میرا کون ہے؟ تم زندہ رہو گی، اپنے لیے نہیں، تم میرے لیے۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ میں اب زندہ نہیں رہ سکتی، مجھے یقین ہے۔ شمسا اپنے دھنسے ہوئے گالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، لیکن میں ہمیشہ۔ اس پر غشی سی طاری ہو گئی۔ مینا نے فوراً ہی ڈاکٹر کو بلوایا اور ان کی احتیاطی تدابیر کے بدولت شمسا کو جلد ہوش آ گیا۔ اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب مینا کی ایک ماں کی شب و روز تیمار داری اور ہوشیار ڈاکٹروں کی طبی صلاحیتوں کی بدولت شمسا کی حالت میں نمایاں تغیر پیدا ہونے لگا اور وہ موت کے منہ سے باہر آتی چلی گئی۔ اس کی صحت بحال ہونے لگی۔ ادھر فلم سازوں کے تقاضے بھی جاری تھے۔ وہ زیادہ عرصے تک اپنی فلموں کی شوٹنگ التوا میں نہیں ڈال سکتے تھے، اس لیے جو ہی شمسا کی حالت سدھرنے لگی، اس نے ضد کر کے مینا کو شوٹنگ پر جانے کے لیے مجبور کر دیا۔ مینا کا دل تو نہیں چاہتا تھا، لیکن فلم سازوں کے اصرار سے مجبور ہو کر وہ ایک ہوشیار نرس کو تیمار داری پر مامور کر کے خود شوٹنگ پر واپس ہو گئی۔ کئی ہفتوں تک مسلسل شوٹنگ میں مصروف رہنا پڑا، لیکن اس دوران وہ ایک لمحے کے لیے بھی شمسا کے حالات سے بے خبر نہیں رہی۔ اس عرصے میں اسے برابر شمسا کی صحت یابی کی اطلاعات ملتی رہی تھی۔ وہ اطمینان سے اپنے کام میں مصروف رہی۔ کچھ روز بعد اس نے موقع نکال کر بذات خود جا کر شمسا کو دیکھا اور یہ دیکھ کر اسے اطمینان ہوا کہ اب وہ خطرے سے باہر آ گئی ہے۔ اور جب ڈاکٹروں نے یہ بتایا کہ آئندہ 20-25 دنوں میں وہ گھر جانے کے قابل ہو جائے گی، تو جیسے ایک بوجھ سا اس کے سینے سے ہٹ گیا۔ اب وہ زیادہ فریش ذہن کے ساتھ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ایک دن جب وہ بیرونی شوٹنگ کے لیے دوسرے شہر جا رہی تھی تو اس کے شوہر نے اسے تاکید کی کہ وہ وہاں اس کی بہن سے ضرور ملے، بلکہ رات بھی اس کے ہاں گزارے۔ شوہر نے خاص طور پر تاکید کی تھی کہ وہ اس بیش قیمت ہار کو ضرور اپنے ساتھ لے جائے جو گزشتہ دنوں ایک والی ریاست نے اسے بطور تحفہ پیش کیا تھا۔ اس کی بہن نے کئی بار اسے دیکھنے کی خواہش ظاہر کر چکی تھی۔ وہ ہار خوبصورت ہونے کے علاوہ نہایت قیمتی تھا اور اس میں سچے موتیوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ وہ مینا کی سلول اور خوبصورت گردن میں کچھ اور بھی دل فریب نظر آتا تھا۔ شام کو جب وہ شوٹنگ سے فارغ ہوئی تو اپنے شوہر کی ہدایت کے مطابق اپنی نند کے گھر قیام کے لیے پہنچ گئی۔ نند نے اس کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ مینا کی آمد کے باعث اس کے یہاں شہر کی معزز خواتین کی اچھی خاصی تعداد جمع ہو گئی تھی۔ رات کے کھانے تک وہ لوگ ہنسی مذاق میں مصروف رہے، لیکن اس دوران مینا کافی بےقل ہو رہی تھی۔ مہمانوں کی باتوں سے زیادہ وہ اس بٹلر میں دلچسپی لے رہی تھی جو بار بار کسی نہ کسی بہانے سے ان کی محفل میں آ پہنچتا تھا۔ یہ کوئی ایسی عجیب بات تو نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں مینا یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی کہ وہ جب اس کے پاس سے گزرتا تو اس کی آنکھوں میں ایک حریصانہ شیطانی چمک آتی ہے۔ اس کی اندر کو دھنسی ہوئی چھوٹی چھوٹی آنکھیں اسے مسلسل گھور رہی تھی۔ پہلے تو اس نے اس کی اس حرکت کو نظر انداز کر دینا چاہا، لیکن جب اس نے خصوصیت سے اسے اپنے ہی گرد منڈلاتے دیکھا تو اس کو چوکنا ہو جانا پڑا۔ کھانے کی میز پر اس کا یہ شک یقین میں تبدیل ہو گیا کہ بٹلر کے باطن میں کوئی خباثت ضرور پوشیدہ ہے، کیونکہ اپنی اضطراری کیفیت کے باعث وہ تادیر اپنی پوشیدہ شیطانیت کو چھپا نہیں سکا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنی نند سے اس سلسلے میں گفتگو کرے، لیکن پھر خاموشی ہی رہ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی نند اس کے بارے میں کوئی برا اثر قبول کرے۔ اس کے بٹلر پر کسی قسم کا شک کرنا براہ راست اس پر الزام دھرنے ہی کے مترادف تھا، اور پھر مینا کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت بھی تو نہیں تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ہمیشہ اس کو اسکرین پر دیکھتے رہنے کے بعد آج اپنے روبرو پا کر وہ اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکا ہو۔ اس خیال نے مینا کو کسی قدر تقویت پہنچائی۔
پھر اسے یہ بھی اطمینان تھا کہ اس بھرے پڑے گھر میں وہ اس کے ساتھ کوئی برا برتاؤ نہیں کر سکتا۔ پھر دوسرے دن تو اس ہار کو بینک کی سیف کسٹڈی میں پہنچ ہی جانا ہے، یہ سوچ کر وہ بظاہر مطمئن ہو کر ان کی گفتگو میں شامل ہو گئے۔ ان دلچسپ باتوں کا سلسلہ کچھ اتنا ہی اچھا تھا کہ وہ زیادہ دیر تک اپنے ذہن میں کوئی بات نہ رکھ سکی اور ہنس ہنس کر ان کے سوالوں کا جواب دیتی رہی۔ لیکن اس نے جب بھی بٹلر کی طرف دیکھا تو اس کو مسلسل اپنی گردن میں حمائل ہار کو ٹکٹ کی باندھے گھورتے ہوئے پایا۔ کھانے کے بعد وہ سب اپنی اپنی کرسیاں آتش دان کے پاس ڈال کر بیٹھ گئے اور پر لطف باتوں کا دوسرا دور چل پڑا۔ یہاں بھی جب بٹلر کسی نہ کسی بہانے موجود رہا تو اس نے آخر اپنی نند سے اس کے بارے میں پوچھ ہی لیا۔ ارے یہ بیچارہ، اس کی نند ہنستے ہوئے بولی، بے حد سیدھا سادہ آدمی ہے لیکن مختلف اقسام کے کھانوں کا ماہر ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مینا نے پرتشویش انداز میں کہا، لیکن کیا تم نے اس کے بارے میں معلومات کر لی ہے؟ میرے خیال سے تو یہ کوئی نیا آدمی ہے، کیونکہ پچھلی بار جب میں یہاں آئی تھی تو یہ تمہارے یہاں نہیں تھا۔ ہاں یہ نیا ہے، نند نے لاپرواہی سے جواب دیا، لیکن میں نے اسے ایک بڑے تاجر کی سفارش پر رکھا ہے، تم مطمئن رہو۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، یہ تمہارے ہار کو بری نگاہوں سے نہیں دیکھے گا۔ مینا نے ہنس کر بات ٹال دی۔ اسی اندیشے کے تحت اس نے بٹلر کے بارے میں کچھ پوچھنا مناسب خیال نہیں کیا تھا۔ اچانک ایک مہمان خاتون نے مینا کی نند سے پوچھا، ارے ہاں، میں نے سنا ہے کہ تمہارا یہ مکان آسیب زدہ ہے۔ ہاں سنا تو میں نے بھی یہی تھا، اس نے جواب دیا، لیکن ہم نے یہاں کوئی خاص بات محسوس نہیں کی۔ البتہ جب ہم یہاں نئے نئے آئے تھے تو وہ شمالی راہداری پر کھلنے والی کھڑکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، وہاں سے کبھی کبھی قدموں کی آہٹ اور ہلکی ہلکی موسیقی کی آواز سنائی دیتی تھی، لیکن میں نے کبھی اس پر غور نہیں کیا، اور ضرورت بھی کیا ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا لگایا۔ دوسری خواتین بھی اس کے ساتھ ہنسی میں شامل ہو گئیں۔ ایک خاتون مسکراتے ہوئے بولی، بھئی میں نے تو کبھی کوئی آسیب نہیں دیکھا، کاش وہ آواز آج سنائی دے جائے تو میری یہ حسرت پوری ہو جائے۔ دوسری خواتین نے ڈری ڈری اور سہمی سہمی نگاہوں سے دریچے کی طرف دیکھا، لیکن مینا کی ننند لاپرواہی سے ہنستے ہوئے بولی، ارے کچھ بھی نہیں، وہ جگہ بالکل بے ضرر ہے، چلو ہم سب وہیں چل کر بیٹھتے ہیں، اور اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ 11:30 بجنے میں کچھ منٹ باقی تھے۔ وہ سب اپنی کرسیاں شمالی راہداری کے پاس لا کر بیٹھ گئے۔ مینا کو ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ دن بھر کی شوٹنگ کے باعث وہ کافی تھک چکی تھی اور اب آرام کرنا چاہتی تھی، لیکن اگر وہ ان سے معذرت کر کے محفل سے اٹھنے کی کوشش کرتی تو وہ لوگ اسے مغرور اور غیر مہذب قرار دیتے۔ اس لیے بادل نخواستہ وہ بھی ان کے ہمراہ وہیں بیٹھی رہی۔ کوئی خاص بات ظہور پذیر نہیں ہوئی، لیکن نہ جانے کیوں مینا کا دل اندر ہی اندر بیٹھا جا رہا تھا۔ اس پر ایک اندرونی سی کیفیت طاری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے سوچا ممکن ہے کہ یہ دن بھر کی تھکن کا اثر ہو۔ آخر مہمان خواتین ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگی اور کوئی 2 بجے وہ سونے کے لیے کمرے میں پہنچی۔ اس کا یہ کمرہ دوسری منزل کی ایک راہداری کے اختتام پر واقع تھا۔ وہ جب بھی یہاں آتی تھی اس کمرے میں ٹھہرا کرتی تھی۔ اس کی کھڑکیاں باہر سڑک پر کھلتی تھی، جس کے آگے ایک خوبصورت سی بالکونی بنی ہوئی تھی۔ مینا اس وقت کمرے اور ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز ہو کر صرف سونا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھیں نیند سے بھوجل ہو رہی تھیں، اس لیے جیسے ہی اس کی نند اس کو کمرے میں چھوڑ کر رخصت ہوئی، وہ فوراً مسحری پر دراز ہو گئی اور جلد ہی اسے نیند نے آ گھیرا۔ پھر اس کی آنکھ کسی کھٹکے کے باعث ہی کھلی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے کمرے میں کودا ہو۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ کمرے میں چاروں طرف اندھیرے کی حکمرانی تھی، تاہم کھڑکی کے راستے اندر آنے والی دودھیا سی روشنی نے ہلکا سا اجالا کر رکھا تھا۔ مینا کو اچھی طرح یاد تھا کہ سونے سے قبل اس نے کمرے کی روشنی گل نہیں کی تھی۔ اس نے چادر الگ ڈال دی اور بستر سے اترنے ہی والی تھی کہ اچانک ہی اس کی نگاہیں کھڑکی کے پاس ٹھٹک سی گئیں۔ وہاں ایک سایہ بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ پھر اس نے قبل کہ وہ کچھ سوچ سمجھ سکتی، اس سائے نے اپنی جگہ سے جست لگائی
और इस पर आ पड़ा। मीना के मुंह से एक घुटी घुटी सी चीख निकल गई, लेकिन इस लम्हे साय का हाथ बुलंद हुआ और वो इसके मुंह को सख्ती से दबाता हुआ बोला, जरा सी भी आवाज निकली तो गर्दन अलग कर दूंगा। वो आवाज बिलाशुबा इसी बटलर की थी। मीना ने सहमी सहमी निगाहों से इसके हाथों में दबे हुए खंजर की तरफ देखा और इसका तमाम जिस्म पसीने से तर हो गया। इसके खुश्क हल्क में जुबान ईंट कर रह गई। इसको अपना दम घुटता सा महसूस हुआ। साय ने इसको झंझोड़ते हुए फंसी फंसी आवाज में पूछा, वो हार कहाँ है? इसे मेरे हवाले कर दो। इसकी हरीस निगाहें मीना के लिए अब अजनबी ना रही थी। वो पहले ही इसकी आंखों में सफाकी की लहर देख चुकी थी। इसको अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। अपने दिल की धड़कन वो अपनी कप्ती में महसूस कर रही थी। इस लम्हे बटलर गुर्राया, देर ना करो, तुमको किसी की आमद की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। ये कमरा काफी फासले पर है। किसी के पहुंचने से पहले ही मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। मीना ने इसकी तरफ देखा। इसके चेहरे पर दरिंदगी के आसार नुमायां था। इससे किसी किस्म की हमदर्दी की तवक्को रखना फजूल था। चलो जल्दी करो। वो खंजर की नोक इसकी गर्दन पर रखते हुए गुर्राया। मीना ने आवाज निकालने की कोशिश की, लेकिन खौफ व दहशत के बायस वो कुछ भी नहीं बोल सकी। इसकी जुबान लड़खड़ा गई। इसने पथराई हुई आंखों से इसकी तरफ देखा। इसे यकीन था कि ये खबीस सूरत शख्स अपने मकसद के हसूल के लिए इसे कत्ल करने से भी दरेग नहीं करेगा। इसे खामोश देखकर वो गजबनाक होकर गर्राया, तुम इस तरह बाज नहीं आओगी। वो इसको झटके से मुसहरी पर गिराता हुआ बोला, मैं तुमको। वो अपनी बात पूरी नहीं कर सका क्योंकि राहदारी में दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी थी। धीमी धीमी और नहायत सबक। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई हस्ती हवा के दोष पर तैरती हुई आगे की सिमत बढ़ रही हो। न जाने क्यों मीना को ये आहट कुछ मानूस सी मालूम हुई। बटलर घबरा कर चारों तरफ देखते हुए अपने खंजर की नोक से इसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाता हुआ बोला, कोई आ रहा है। अगर तुमने शोर मचाकर कुछ कहने की कोशिश की तो याद रखो। मीना कांप कर रह गई। आवाज करीब आती जा रही थी। फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बाहर दरवाजे पर रुक गया हो। न जाने क्यों मीना को अब एक तरह का अंदरूनी सुकून महसूस होने लगा था। तारीकी कुछ और गहरी हो गई थी। इर्द गिर्द हर तरफ मुकम्मल सुकूत तारी था। बहुत देर से भौंकने वाला कुत्ता भी शायद दम साध कर कहीं साकत हो गया था। अचानक कमरे के बंद दरवाजे आप ही आप आहिस्तगी से खुलते चले गए। मीना को ऐसा महसूस हुआ जैसे एक सर्द हवा के झोंके ने उसे अपनी आगोश में ले लिया हो। न जाने किस जज्बे के जेरे असर बटलर इसको छोड़कर पीछे हट गया। इसने एक झुरझुरी सी ली और गुर्राता हुआ बोला, दरवाजे पर कोई नहीं है। ये हवा से खुल गया है। मैं दरवाजा बंद करने जा रहा हूं। अगर तुमने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो तुम्हारा मेरे हाथ से बच जाना नामुमकिन है। वो बड़बड़ाता हुआ दरवाजे की तरफ मुड़ा, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचकर वो ठटक कर रुक गया। इसका चेहरा मुतगय्यर हो गया था। पैर कांपने लगे थे। अचानक इसका हाथ अजीब से अंदाज में फैला और इसकी उंगलियां खंजर के दस्ते पर कमजोर पड़ने लगीं और खंजर इसके हाथ से छूट गया। फिर न जाने क्या हुआ कि वो एक डरावनी चीख मारकर कमरे के वस्त में आ गिरा। मीना हैरत से मुंह खोले इसको घूर रही थी। वो इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा था। वो गिरता पड़ता खिड़की की तरफ भागा और बेदरेख खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। दूसरी मंजिल से नीचे गिरते हुए इसकी चीख सन्नाटे में दूर तक लहराती चली गई। मीना ने इत्मीनान का सांस लिया और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी ताकि बाहर खड़े हुए अजनबी मोहसिन का शुक्रिया अदा कर सके। लेकिन इसी दम इसको ऐसा एहसास हुआ जैसे बाहर खड़े हुए इसके अजनबी दोस्त ने हरकत की हो। साथ ही एक बार फिर वैसी ही कदमों की आहट सुनाई दी। इस बार ये आहट दूर होती जा रही थी और जब तक वो दरवाजे तक पहुंची कदमों की आहट सन्नाटे में मदम हो गई। कमरे के बाहर राहदारी में सन्नाटा छा चुका था। सन्नाटा और वीरानी। बटलर की चीख सुनकर घर के तमाम अफराद बेदार हो गए थे। वो सब बौखलाए हुए इसके कमरे में जमा हो गए
और मीना फूली हुई सांसों के साथ इन्हें अपनी जिंदगी के इस दहशतनाक तजर्बे के बारे में बताने लगी। इसने बिस्तर की अंदरूनी तहों से वो हार निकालकर दोबारा अपने गले में डाल लिया था। नीचे जाकर लोगों ने बटलर को उठाया। इसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी और वो बेहोश था। इसको इस हालत में पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस वक्त रात के 2:45 बज चुके थे। न जाने क्यों मीना का दिल किसी अंदरूनी घबराहट के जेरे असर डूबता जा रहा था। इसकी ये हालत देखकर इसकी नंद भी इसके साथ बिस्तर पर आ गई और काफी देर तक बेचैनी से करवटें बदलने के बाद वो गनूदनी के आलम में ऊँग गई। फिर जब इसकी नींद टूटी तो कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। इसकी नंद ने उठकर दरवाजा खोला तो एक नौकर ने इतला दी कि मीना के शौहर का फोन आया है और उन्होंने इतला दी है कि अस्पताल में शमसा का इंतकाल हो चुका है। मीना ये खबर सुनकर सदमे से बेहोश हो गई। कोई हफ्ते भर बाद इसकी हालत संभली तो इसे ये जानकर सख्त हैरत हुई कि इसकी बहन का इंतकाल ठीक इस वक्त से 15 मिनट बेशतर हुआ था जब वो बटलर के खंजर की जद में थी। अब इसको एहसास हुआ कि कदमों की वो आहट इसे मानूस क्यों मालूम होती थी। लोगों ने जब बटलर से इस तरह भागने की वजह दरियाफ्त की तो इसके चेहरे का रंग मुगैयर हो गया और आंखें हैरत व खौफ से फैल गई थी। सारे जिस्म पर कपकपी सी तारी हो गई थी और वो लर्जती हुई आवाज में बोला, जब मैं दरवाजा बंद करने के लिए आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि बाहर एक औरत खड़ी थी, सरता पास सफेद कफन में मलबूस। इसके चेहरे के गिर्द रोशनी का एक हाला सा बना हुआ था। याकूती आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इसकी निगाहें जो ही मेरी निगाहों से टकराईं, मुझे अपने पूरे जिस्म में एक चिंगारी सी फूटती हुई महसूस होने लगी। इसकी कहर आलूद निगाहें बदस्तूर मुझे घूर रही थी और मेरा तमाम जिस्म अंगारे के मानद तपने लगा था। इसने अपनी उंगली उठाकर मेरी तरफ न जाने क्या इशारा किया कि मैं बेसाख्ता कमरे के वस्त में आ गिरा। फिर मेरे लिए आगे बढ़ना नामुमकिन था। बचत की सिर्फ एक ही सूरत थी कि मैं खिड़की के रास्ते बाहर कूद जाता। बस उस वक्त मेरे दिल में एक यही ख्याल आया था कि मुझे इस कमरे से फौरन चला जाना चाहिए। इस बयान पर किसी को यकीन आया हो या ना आया हो, लेकिन मीना ने एक सर्द आंख खींचकर कहा, ओह मेरी बदनसीब बहन, बिल आखिर खुदा ने तुम्हारी सुन ली और तुमको मेरी हिफाजत के लिए लाफानी कुव्वत बख्श दी। तो जी नाजरीन, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।